बल तथा गति के नियम, ये चैप्टर हमने अच्छे से समझ लिया और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमें करने हैं इसके आगे के प्रश्न, अभ्यास प्रश्न जो हमको किताब में दे रखे हैं, और उसके अलावा कुछ और प्रश्न भी हम हल करेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को समझें कि किस किस तरह के सवाल जो हमने पूरी थ्योरी समझी है उनके आधार पर किस किस तरह के सवाल बनते हैं और उनके उत्तर किस किस तरह से दिए जाते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझा, जिससे कि हमको न्यूमेरिकल्स करने में आसानी हो जाए। और अगर कोई पॉइंट छूट गया है कि ये क्या चीज़ होती है, हमको समझ में नहीं आया, तो पिछले वीडियोस को देखकर उसको क्लियर कर लें, जिससे कि हमको सवाल करने में कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था, न्यूटन की गति के नियम पढ़े थे, जो उन्होंने 3 नियम बताए थे। ठीक है, तो 3 नियमों में से पहला नियम था जिसमें उन्होंने बताया था कि वस्तु का जो जड़त्व का गुण है वो बना रहता है। तो जड़त्व का गुण क्या था कि वस्तु जिस भी अवस्था में है, गति की अवस्था में है तो, और विराम अवस्था में है तब भी वो उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है। तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम था। ठीक है, इस आधार पे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें सब में एक ही कारण होता है कि वस्तुओं में जड़त्व का गुण होता है। तो कई कई तरह के सवाल पूछेंगे, जिसको हम आगे देखेंगे। दूसरा हमने समझा था न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसमें था F बराबर ma। एक सूत्र हमको मिला था जो हमको बता रहा था संवेग, एक शब्द हमको नया मिला था। संवेग क्या होता है, और संवेग में जो परिवर्तन होता है वो उसने बल को परिभाषित किया था, इस दूसरे नियम में हमने समझा था। तो F बराबर ma, और a क्या है, त्वरण है, m द्रव्यमान है, F बल है। अगर a ज्ञात करना हो तो इसके लिए भी आगे एक सूत्र है v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है, अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक पहुंचने में जो समय लगा वो आ जाता है, उसको हम t से व्यक्त करते हैं। तो ये हमने समझा था गति के दूसरे नियम में। ठीक है, तीसरे नियम में हमने समझा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बराबर होती है, उनके द्वारा लगने वाला बल भी बराबर होता है। तो उसके आधार पे हमको एक मिला था संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, याद आया ना, संवेग संरक्षण का नियम, जिसमें टक्कर लगने से पहले दो वस्तुएं, क्रिया प्रतिक्रिया कब होगी, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाएगा। तो उस समय जब क्रिया होती है तो उसी समय प्रतिक्रिया भी होती है, तो ये दोनों बराबर होती है। तो टक्कर लगने से पहले, संपर्क में आने से पहले और उसके बाद वाले बल बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमको संवेग संरक्षण का नियम मिला था और ये हमको सूत्र मिला था। ठीक है, तो इनके अलावा ये जो 3 सूत्र हमने गति के चैप्टर में पढ़े थे, वो तीनों समीकरण भी हमें इस चैप्टर में न्यूमेरिकल हल करने के समय काम में आते हैं, आने वाले हैं। तो इनको भी हमें रिवाइज करना है। इसका मतलब ये हुआ, जब तक हम पिछला अच्छी तरह से याद नहीं करेंगे तब तक हम अगला भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आप इंश्योर करते हुए चलें कि हम पिछला वाला अच्छी तरह समझ चुके हैं, याद कर चुके हैं, तभी हमको आगे पढ़ने में मज़ा भी आएगा, दिलचस्पी आएगी, और फिर कठिनाई नहीं होगी तो करते करते जाएंगे और हम उसको आनंदित भी होते जाएंगे करते हुए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको रिवाइज कर लिया। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को आगे कैसे खींच पाता है। तो क्या होगा, इसमें हम कौन से वाले नियम को समझ रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के द्वारा हमको इसको उत्तर देना है, जो कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तो घोड़ा अपने पाँव से जमीन के ऊपर बल लगाता है, और कहाँ बल लगाता है, पीछे की ओर बल लगाता है। तो उसकी प्रतिक्रिया किसके ऊपर होती है, गाड़ी के ऊपर होती है, और गाड़ी आगे की तरफ आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे इसको, घोड़ा अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर धकेलता है, और जमीन द्वारा घोड़े तथा घोड़े गाड़ी पर प्रतिक्रिया का बल लगता है। जब गाड़ी के पहियों और जमीन के बीच के घर्षण बल से प्रतिक्रिया का बल ज़्यादा हो जाता है तो गाड़ी आगे की ओर खींची जाती है, आगे की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, अगला है, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है,
स्पष्ट करें क्यों कठिनाई महसूस होती है। कभी देखा है आपने उसको कठिनाई महसूस करते हुए, लेकिन वो लोग इतने प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, हैबिचुअल होते हैं कि हमको दूर से देख के समझ में नहीं आता कि वो कठिनाई महसूस कर रहे होंगे। लेकिन कभी इतनी तेज गति से चलने वाले पाइप को अगर हम पकड़ लें तो हम एकदम से पीछे गिर जाएंगे, क्योंकि हमको अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें पीछे बल कितने ज़ोर से लगेगा। तो वो पीछे बल कैसे लगेगा, तो हमको स्पष्ट समझ में आता है कि वो पानी का बहाव इतनी तेज पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, तो वो जो आगे की तरफ बल आ रहा है तो पीछे की तरफ हमको धकेलता, यानी क्रिया पानी से हो रही है और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हम अब पीछे की ओर धकेले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि जो पानी की धारा आगे की ओर बाहर निकल रही है वह अत्यधिक बल लगा रही है और आगे की ओर लगने वाला बल पीछे की ओर पाइप पर प्रतिक्रिया का बल लगाता है और कर्मचारी पाइप को पकड़े रहने में कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, अगला सवाल है, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो अब ये न्यूमेरिकल आ गए, तो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा क्लियर है, एकदम स्पष्ट है कि सवाल को हम समझेंगे और इसमें जो जो आंकिक मान दे रखे हैं वो आंकिक मान कौन कौन सी राशि को व्यक्त कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है और फिर हमें क्या पूछा जा रहा है वो देखना है। पूछा जो जा रहा है वो कौन से सूत्र से प्राप्त होगा उसको समझना है। उसमें जो राशियां दे रखी है वो राशियां इसमें दे रखी है या हमें ढूंढनी है। तो ये सब सवाल जब तक हम हल नहीं करना सीखेंगे, इनके बारे में सोचना नहीं सीखेंगे, तब तक ये न्यूमेरिकल्स जो आंकिक प्रश्न हमें दे रखे होते हैं ये हमें पहाड़ से महसूस होंगे। पहाड़ से महसूस होने का मतलब मुश्किल लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इन छोटे छोटे स्टेप्स को समझते हुए जाएंगे तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे और ऐसा लगेगा कि ये तो नंबर कमाने का बहुत आसान तरीका है, स्कोरिंग होते हैं ये सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली, तो ये आ गया द्रव्यमान, यानी कि 50 ग्राम क्या है, एम है। तो देखते ही हमको समझना है कि एम की एसआई यूनिट, द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब सवाल को हल करेंगे तो 50 ग्राम को हम चेंज कर लेंगे किलोग्राम में, राइट। फिर 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से, यानी कि 2 द्रव्यमान आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब 2 वस्तुएं हैं जिसके ऊपर बल लग रहा है, एक पे क्रिया हो रही है, एक पे प्रतिक्रिया हो रही है। तो एक को हम m1 मान लेंगे और दूसरे को हम m2 मान लेंगे। और 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जा रही है, तो हमको प्रारंभिक वेग कह ही रखा है तो हम इसको मान लेंगे ये क्या है, u है। तो राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो हमको निकालना है राइफल ने जो पीछे बल लगाया वो क्या है। देखिए राइफल है, इसको हमने m1 मान लिया और गोली को हमने m2 मान लिया। तो m1 4 किलोग्राम है, m2 50 ग्राम है, तो इसको हमने तुरंत चेंज कर लिया, किलोग्राम में 1000 का भाग दे दिया तो ये किलोग्राम में चेंज हो गया। अब u1 यहाँ पे 0 लिखा है, तो देखो हमको यहाँ पे बताया था कि प्रारंभिक वेग से छोड़ी जा रही है, लेकिन प्रारंभिक वेग से छोड़ी तो सही, लेकिन उसका प्रारंभिक वेग एक्चुअली क्या था कि वो विराम अवस्था में होगी। विराम अवस्था से जब उसका शुरुआत में जो वेग आ गया, तो ये भाषा की प्रॉब्लम है, लेकिन समझना हमको है कि जब वो विराम अवस्था में होगी तब वो गोली दागी जाएगी और उसके बाद उसका वेग होगा। तो वो जो प्रारंभिक वेग बताया जा रहा है वो एक्चुअली प्रारंभिक वेग नहीं है, वो उसका अंतिम वेग है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे u1 भी 0, क्योंकि राइफल और गोली दोनों जने विराम अवस्था में है। जैसे ट्रिगर को खींच के पीछे की तरफ खींचा जाता है और गोली छोड़ी जाती है तो उस समय वो गति में आते हैं, तो वो उनका अंतिम वेग हो गया। तो v1 तो हो गया
हमको ज्ञात करना है, प्रतिक्षेपित वेग जो हमको ज्ञात करना है, और v2 हो गया 35 मीटर पर सेकंड जिससे उसको छोड़ा जा रहा है। तो संवेग संरक्षण का सूत्र लिखेंगे, इन वैल्यूज़ को रखेंगे तो हमको प्रतिक्षेपित वेग ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये मान के चल रही हूँ कि वैल्यूज़ रखना, m1 की जगह उसका मान रखना, u की जगह उसका मान रखना, इनका आपस में गुणा करना, पहले गुणा होगा फिर जोड़ होगा, ये सब समझ हमको है। हम ये सवाल गणना हम आसानी से करना जानते हैं। 9th क्लास तक आते आते हमको इस तरह की गणना करना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल क्या होता है, यहाँ तक पहुँचना कि कौन सा सूत्र लगेगा और किस किस का क्या क्या मान है, ये सब करना हमको आना चाहिए। और ये भी तभी आएगा जब हम इसको करते जाएंगे। जैसे कि अब यहाँ तक सवाल हमने कर लिया, इसके बाद आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको खुद ही सॉल्व करिए, खुद ही गुणा करिए और खुद ही जोड़ करिए और फिर मैच करिए कि आंसर वही का वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हमने कहाँ गलती करी है। ठीक है, इस तरह से इन चीज़ों से खुद की मदद भी होती जाएगी, हम कहीं अटकेंगे भी नहीं और हमारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। लेकिन अगर हम पूरा कॉपी करते जाएंगे तो कॉपी करने में हमारे दिमाग की कसरत भी नहीं होगी, तो हमारा दिमाग भी शार्प नहीं होगा, सोचने के लिए विकसित नहीं होगा। तो हमको अपने आप को टाइम देना है कि हम सोचें, समझें और फिर सवाल को देखें कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, अगला सवाल है 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। दो वस्तुएं हमको बता रखी है, तो एक हो गया m1 और एक हो गया m2। ये गति कर रही है तो ये गति, दोनों वस्तुएं गतिमान है, तो हम इनको मान सकते हैं, एक को u1 मान सकते हैं, एक को u2 मान सकते हैं। दोनों वस्तुएं टकरा गई, टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 मीटर पर सेकंड हो गया, तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करें। सिंपल संवेग संरक्षण का नियम है, बहुत स्पष्ट हमको सबके मान बता रखे हैं। u1 u2 बता रखा है, m1 m2 बता रखा है और v का भी मान दे रखा है, दूसरा v हमको ज्ञात करना है। तो आसानी से हम ये लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, m1 जो दे रखा था ग्राम में उसको चेंज किया पहले किलोग्राम में। इसी तरह से m2 भी ग्राम में दे रखा था, उसको किलोग्राम में चेंज किया। u1 u2 हमको मीटर प्रति सेकंड में दे रखा था, चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी। और v1 भी हमको मीटर पर सेकंड में था तो ठीक था, और v2 हमें ज्ञात करना है। तो ये हमने संवेग संरक्षण के सूत्र लिखा, टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग, इसमें इनके मानों को रख दिया और गुणा, फिर इसको जोड़ और फिर भाग करके हमने उत्तर निकाल लिया। तो v2 आ गया 1.165 मीटर पर सेकंड का उसका टक्कर के पश्चात वेग हो जाएगा। अगला सवाल है, ये आ गए अभ्यास प्रश्न वाले सवाल। ठीक है, जब कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, यानी कि बाह्य संतुलित बल नहीं लग रहा, ठीक है ना। असंतुलित बल कब लगता है, जब लगता है तब क्या होता है, तब वस्तु की गति में परिवर्तन आता है ना। अगर परिवर्तन कब आता है वस्तु की गति में, जब जो लगने वाला बल होता है वो असंतुलित होगा। संतुलित होगा जब तो कुछ परिवर्तन आएगा ही नहीं। तो ये देखो बात वही कह रहे हैं, बात क्या कह रहे हैं, शून्य बाह्य असंतुलित बल। असंतुलित बल जब शून्य हो गया तो मतलब वो बल कैसा हो गया, संतुलित हो गया, क्योंकि उसका कुछ असर ही नहीं हो रहा। क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ, तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। तो अब सोचिए क्या होगा, पहले सोचें अपन, है ना, कि क्या होगा कि अगर शून्य बाह्य असंतुलित बल लग रहा है तो वस्तु पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसा कि हमने ये भाषाई उलझने वाली बातें हैं, तो ये बल कैसा हो गया, शून्य बाह्य असंतुलित बल कैसा हो गया, एक्चुअली ये संतुलित बल है। ठीक है, तो संतुलित बल जब होगा तो वस्तु की गति में, परिमाण में, किसी भी चीज़ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में। ये हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर कि अगर बल संतुलित होगा तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है।
तो देखिए इसको उत्तर लिख लेंगे। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी वस्तु को गतिमान करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती, जबकि वह पहले से ही स्थिर वेग से गतिमान है। इसलिए जब वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है तो वह अशून्य स्थिर वेग में गति कर सकती है। जब बाह्य बल शून्य है तो वस्तु के वेग में परिमाण व दिशा दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, कोई भी परिवर्तन उनमें नहीं होगा। दूसरा है, जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। स्पष्ट करें। तो ये नियम कौन सा बता रहा है? देखो, ये तो जो गति के दूसरा और तीसरा नियम है वो दोनों ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पे आधारित हैं, आंकिक प्रश्नों पे आधारित हैं। और ये वाला जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो तुरंत हमको याद करना है, किस वर्ड को याद करना है? जड़त्व को। तो ये धूल के कण जो दरी में से बाहर आ जाते हैं, तो ये किसको हम जड़त्व को समझ के इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। देखिए, जब दरी को छड़ी से पीटा जाता है तो दरी गति की अवस्था में आ जाती है। दरी तो क्या करने लग जाती है? विराम अवस्था से गति की अवस्था में आ जाती है। लेकिन जो धूल के कण हैं वो बेचारे दरी के अंदर छुपे हुए थे और वो दरी जैसी गति की अवस्था में आ जाती है, उनको पता ही नहीं चलता, वो बेचारे आके नीचे गिर जाते हैं। तो वो धूल के कण नीचे आ जाते हैं, क्योंकि धूल के कण विराम अवस्था के जड़त्व के कारण विराम स्थिति में रहते हैं। कौन सा जड़त्व काम कर रहा है उनके ऊपर? विराम अवस्था का जड़त्व होता है उनके ऊपर, और वो उसी स्थिति में रहते हैं, रहना चाहते हैं। दरी मूव कर जाती है और धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। अगला प्रश्न है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? बस के ऊपर जो सामान रखा हुआ है वो रस्सी से क्यों बांध रहे हैं? क्योंकि बस चलते चलते कभी रुक जाएगी तो क्या होगा? वो जो सामान ऊपर रखा हुआ है वो हिलने लग जाएगा। क्यों हिलेगा? क्योंकि जो बस के ऊपर सामान रखा है वो भी बस के साथ गति के जड़त्व में आ जाएगा। आया याद? जड़त्व भी 3 प्रकार के होते हैं, गति का जड़त्व, विराम अवस्था का जड़त्व और तीसरा जड़त्व दिशा का जड़त्व। तो इस तरह से जो चल रहा है, स्थिति क्या है? बस गति की अवस्था में रहेगी तो सामान भी गति करेगा, लेकिन बस को तो रुकने के लिए ब्रेक है उसके पास, बस तो रुक जाएगी, लेकिन सामान के पास ब्रेक नहीं होगा, वो कैसे रुकेगी? तो इसलिए उसको रस्सी से बांधा जाता है। देखिए सवाल का जवाब हम कैसे देंगे। जब बस तेज रफ्तार से दौड़ती हुई यकायक रुकती है तो वह विराम की स्थिति में आ जाती है, किंतु बस की छत पर रखा सामान गतिज जड़त्व के कारण उसी रफ्तार से गति जारी रखना चाहता है, अतः वह आगे की ओर धक्का खा जाता है और छत से नीचे गिर सकता है। इसलिए सामान को बस के ऊपर रस्सी से बांधा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। तो सबसे पहले द्रव्यमान आ गया 7 टन। टन हमको बता रखा है 1 टन बराबर 1000 किलो। ठीक है, तो ये आ गया m। फिर है विराम अवस्था से ट्रक क्या आ रहा है? विराम अवस्था से चल रहा है, यानी कि u का मान आ गया 0। नियत त्वरण से नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू कर रहा है तो 20 सेकंड में ये आ गया हमारे पास टाइम। इनके मात्रक से हमको समझ में आ जाता है कि ये टाइम है। 400 मीटर की दूरी तय करता है तो ये हमको मिल गया s। तो इसका त्वरण ज्ञात करें। हमको क्या ज्ञात करना है? a ज्ञात करना है। तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। हमको दूसरी भी चीज़ क्या याद करनी है? F भी ज्ञात करना है। तो दोनों चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। देखें, पहले हमको जो प्रश्न में दे रखा है वो हम लिख लेंगे। हमको ज्ञात करना है A। ठीक है, देखो पिछले सवाल में ये सवाल जो हमने दे रखा है इसमें हमको A का सूत्र पता है v माइनस u अपॉन टी। तो t तो हमारे पास है, हमारे पास u भी है, लेकिन हमारे पास v नहीं है। तो v नहीं है तो v ज्ञात करें, मतलब ऐसा हमको सूत्र याद करना पड़ेगा जिसमें हमको v पता ना हो और a पता लग जाए। तो इस तरह का सूत्र कौन सा है? दूसरा गति के नियम, गति का जो दूसरा समीकरण है इसके अंदर हमको v की आवश्यकता नहीं होती और a हम ज्ञात कर सकते हैं। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके अंदर s हमारे पास है, u है, t है, t है, a हमको ज्ञात करना है। तो बाकी सब वैल्यूज़ को रखेंगे और a के
ऊपर हम इसको निकाल कर इसका ए का उत्तर हम निकालेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको ए ज्ञात हो गया। अब हमको ज्ञात करना है बल, तो बल का सूत्र हमको पता है F बराबर ma, तो हम आसानी से m हमको पता है और m हमको पता है और हम F की गणना कर लेंगे, F बराबर ma। तो इस तरह से हमको ज्ञात हो जाएगा 14,000 न्यूटन, क्योंकि हम जानते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 14,000 न्यूटन आ जाएगा इसका बल, जिसको हम वैज्ञानिक पद्धति से 1.4 × 10⁻n के रूप में इसको लिखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच में लगने वाले घर्षण बल को ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसमें देखो जो जो हमको राशियां समझ में आ रही है उनको हम मार्क कर देते हैं। 1 किलोग्राम हो गया m, एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग हो गया, यानी कि u का मान हमको मिल गया 20 मीटर पर सेकंड, और पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करता है, तो हमको पता लग गया s का मान। ठीक है, और के बाद रुक जाता है, तो ये रुकने का मतलब हो गया इसका v हो गया 0। v का मान कितना हो गया 0। तो पत्थर और बर्फ के बीच में लगने वाले बल की गणना करो, तो F हमको ज्ञात करना है। तो F का सूत्र हम जानते हैं ma, तो m तो हमें दे रखा है 1 किलो। ठीक है, a ज्ञात करना है, तो a का सूत्र हमको पता है v - u/t, तो v भी हमें पता है, u भी पता है, लेकिन हमको समय नहीं दे रखा, तो इसका मतलब वो सूत्र हमारे काम में नहीं आएगा। तो पहले हमको a ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही हम f की गणना कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमको a ज्ञात करना है, तो हमको याद करना पड़ेगा वो सूत्र जिसमें हमको समय नहीं दे रखा हो और हम वो a को ज्ञात कर सकें। तो देखिए वो सूत्र है गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा समीकरण। तो पहले जो प्रश्न में दे रखा है वो हमने लिख लिया, उसके बाद 2as बराबर v² - u² हमने लिख लिया, और a बराबर, तो a हमको ज्ञात करना है। इस सूत्र के अंदर देखो t की आवश्यकता नहीं है और हम a को ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने a ज्ञात कर लिया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, v ज़्यादा है u कम है, तो ये ऋणात्मक त्वरण हो गया। फिर हम इसमें बल का मान रख लेंगे और बल के सूत्र में मान रख लेंगे, और इस तरह से हमको -4n का घर्षण बल मिल जाएगा। ठीक है, अगला है, एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, तो ज्ञात करें नेट त्वरण बल और रेल का त्वरण। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हमको दे रखी है। 8000 किलोग्राम का रेल इंजन, जो रेल इंजन है उसका खुद का वजन है 8000 किलोग्राम, और 2000 किलोग्राम के 5 डब्बे हैं, यानी कि उनका भी वजन हो गया। 5 डब्बे का मतलब 2000 को 5 से गुणा किया 10,000, तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया 10,000, और ये 8 18,000, तो द्रव्यमान उनका खुद का हो गया। ठीक है, अब बल लग रहा है, इंजन जो बल लगा रहा है वो लगा रहा है 40,000 न्यूटन का बल लगा रहा है, और जो न्यूटन का बल उसको खींचने में लगा रहा है, लेकिन पटरी और पटरी के बीच में जो पहिए हैं और पटरी के बीच में जो घर्षण बल लगेगा, वो घर्षण बल क्या करेगा, उस बल को कम करेगा। घर्षण बल क्या होगा, स्पीड को कम करेगा ना, तो वो लग रहा है 5000 न्यूटन का बल। तो अब हमसे पूछ रहा है कि नेट त्वरण बल कितना लग रहा है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। पहले जो हमको प्रश्न में दे रखा है वो हमने लिख लिया, इंजन का द्रव्यमान ME मतलब इंजन का द्रव्यमान हो गया 8000 किलो, एक डब्बे का द्रव्यमान 2000 किलो, तो 5 डब्बों का हो गया 10,000 किलो। तो इंजन द्वारा आरोपित बल 40,000 न्यूटन, और रेल की पटरी का घर्षण बल 5000 न्यूटन बल। जो नेट त्वरण बल लगेगा वो त्वरण बल कितना लगेगा, इंजन के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है और जो घर्षण बल है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि कुल जो त्वरण बल जिससे कि रेल आगे बढ़ रही है वो किस बल से आगे बढ़ रही है, 35,000 न्यूटन बल से आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये जो घर्षण बल है वो जो आरोपित बल है उसको कम कर रहा है।
तो कुल आ गया हमारा 35,000 न्यूटन का बल। रेल का त्वरण कितना रहेगा, तो रेल अब किस गति से आगे चलेगी, तो F हमको पता है 35,000 न्यूटन का बल लग रहा है, M हमको पता है किसते पे लग रहा है, 10,000 डब्बों के ऊपर लग रहा है, और A हमें ज्ञात करना है, तो A हम ज्ञात कर लेंगे, यानी 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो रेल का त्वरण है। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी 1.7 मीटर पर सेकंड के ऋणात्मक त्वरण के साथ विराम अवस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच में लगने वाला बल कितना होगा। तो ये हमको दे रखा है द्रव्यमान m दे रखा है, 1.7 मीटर पर सेकंड के ऋणात्मक त्वरण यानी कि a हमको दे रखा है, विराम अवस्था में लाना है तो गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो बल हमको ज्ञात करना है, a हमको दे रखा है, m हमको दे रखा है, हमको f ज्ञात करना है, तो हम f बराबर ma सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे। आ जाएगा माइनस में 2550 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक त्वरण है इसलिए इसमें बल भी ऋणात्मक में आ रहा है। फिर है किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, संवेग क्या होगा, तो हम जानते हैं संवेग क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि ये वाला संवेग बराबर क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग, ये उत्तर होगा इसका। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल कितना होगा। 200 न्यूटन का बल लगाकर, ठीक है, धकेल रहे हैं, नियत वेग से फर्श पर धकेल रहे हैं, यानी कि जो A है वो बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा, बल जो त्वरण है वो बराबर है, वेग बराबर है। त्वरण क्या होता है, जब वेग में परिवर्तन होता है, जब परिवर्तन ही नहीं हो रहा, नियत वेग है, तो इसका मतलब त्वरण क्या हो गया, शून्य हो गया। तो देखो F तो हो गया 200 न्यूटन और A हो गया शून्य और 200 तो हम मान रख देंगे। तो इस तरह से हमको प्राप्त होगा कि बल कितना लग रहा है, जितना उसका द्रव्यमान है उतना ही बल लगेगा, यानी कि 200 किलोग्राम का वस्तु है तो बल भी कितना लगेगा, 200 न्यूटन का ही लगेगा। तो इस तरह से हमने ये शुरू के 10 सवाल हैं अभ्यास प्रश्नों में से, वो हमने हल कर लिए। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे बचे हुए सभी सवालों को। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।